बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर तो वही है कि मलिक रियाज़ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उन पर जितने भी चार्जेस थे ज़ाहिर है वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इस ख़बर की कई ज़राए से तस्दीक हुई है। और सबसे पहले ये ख़बर एजाज़ सैयद ने ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम में 3 दिन पहले कि मलिक रियाज़ की दरख्वास्त क्या थी, असल में तो उसे हुक्मनामा कहना चाहिए। 2 ख़त 2 दरख्वास्तें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के नाम पर लिखी और उसमें ये एक शिक थी कि मैं इदारों को इतने हज़ार पता नहीं 4000 प्लाट देने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि वो सारी बातें मान ली गई हैं और अब मलिक साहब जो है वो 15 तारीख को, ये ख़बर है कंफर्म नहीं है, ये ख़बर कि 15 तारीख को वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, कराची में रहेंगे, बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। और दिलचस्प बात है कि ये जो ख़बर ब्रेक हुई है ये एक ऐसी ट्वीट के ज़रिए हुई है जो बजक वक्त 2 अफराद ने हूबहू कापी जारी की ट्वीट करके, जैसे उनको लिखे लिखाए अल्फाज कहीं से दिए गए हों। एक थे अब्दुल्ला गुल साहब, जनरल हमीद गुल मरहूम के साहबजादे, और दूसरी हैं एक सहाफ़ी खातून सादिया खालिद। लफ्ज़ ब लफ्ज़ यानी कापी पेस्ट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि टाइप दोबारा की गई है, एक में टाइप और तरह की है, दूसरे में टाइप और तरह की है, लेकिन अल्फाज शुरू से आखिर तक एक ही हैं। यानी कि ये ट्वीट उन्हें दी गई कि ये कर दो। अब इस तरह की ट्वीट के 2 मकासद हुआ करते हैं, एक तो ख़बर को वाकई ब्रेक करना और दूसरे रद्द अमल का अंदाज़ा लगाना कि एक ख़बर फीड कर दी जाए, मेड पब्लिक कर दी जाए और फिर उसके बाद देखा जाए कि रद्द अमल क्या आता है और उसके बाद फिर कोई मज़ीद फर्दर कोई कार्रवाई या फ़ैसला। 3 दिन पहले ये ख़बर ब्रेक की थी एजाज़ सैयद साहब ने एक अपने व्लॉग में, और उनके जो साथ बैठे हुए साहब थे उन्होंने इस ख़बर को चैलेंज किया और कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मलिक रियाज़ पूरा पाकिस्तान लूट के खा गया तो उससे कैसे माफ़ी मिल सकती है। लेकिन एजाज़ सैयद साहब का कहना था कि मेरी ख़बर के ज़राए दुरुस्त हैं। इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये ख़बर भी दी थी कि जरदारी साहब को सदारत से फ़ारग किया जा रहा है, और अब कहने वाले कह सकते हैं कि उनकी अगर एक ख़बर दुरुस्त है तो दूसरी भी दुरुस्त होगी। और एजाज़ सैयद का रिकॉर्ड भी यही है कि वो उनकी दी गई ख़बर शायद ही कभी बाउंस हुई हो। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो ख़बर है जरदारी साहब के इस्तीफ़े वाली, ये ख़बर उन्हें किसी ऐसे ज़रिए ने दी है जिन पर वो एतमाद करते हैं, लेकिन उस ज़रिए ने ख़बर सही नहीं दी। लेकिन दूसरी ख़बर जो है मलिक रियाज़ वाली, ये सही साबित हो रही है। हर तरफ से इसी तरह की ख़बर आ रही है कि मलिक रियाज़ के साथ मामला सेटल हो गए हैं। उन पर आयद की गई फ़र्द जुर्म, यानी अदालत में जो आयद की जाती है फ़र्द जुर्म, वो नहीं बल्कि वो फ़र्द जुर्म जो सामने अब तक आई है वो सारी की सारी वापस ले ली जाएगी। इसमें ये फ़र्द जुर्म बहुत लंबी है, इसमें कब्ज़ा की कहानियाँ हैं, बेशुमार गरीब लोगों से छीने गए प्लाटों की कहानी है। कराची में जिस तरह एक लूट मार करके बहरिया टाउन बनाया गया जिसमें सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी तीनों शरीक थे, खरबों की जायदाद कोड़ियों में मलिक रियाज़ के हवाले कर दी गई। अब वो वापस लेने के बजाय मलिक रियाज़ के सुपुर्द कर दी जाएगी और हो सकता है मलिक रियाज़ को इज़ाला हैसियत उर्फ़ी के तौर पर पाकिस्तान में कुछ मज़ीद जायदादों पर कब्ज़े की सहूलत फ़राहम की जा सके। और कहा जाता है कि इस सारी कहानी में जिन अफराद ने बुनियादी किरदार अदा किया उनमें सर फ़हरिस्त नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, जो मलिक रियाज़ के बहुत ख़ास आदमी हैं। और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली, क्या नाम है उनका, वो उनको भी आप मलिक साहब का ख़ास बंदा कह सकते हैं। वैसे जो मलिक साहब ये किरदार जो स्पीकर साहब का, वो ऐसा है कि उनको मलिक रियाज़ की दासी कहना मुनासिब है, लेकिन वो चूँकि मर्द है, दासी तो बनता नहीं है, बांदी भी नहीं कह सकते, बंदा ही कह लेते हैं। चलिए, बंदा तो है ना किसी हिसाब से। तो ये इन 2 अफराद का बुनियादी किरदार था और जरदारी साहब भी यही चाहते थे कि मलिक रियाज़ से कोई तारुज़ ना किया जाए और उसे बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाया जाए। अगर ये ख़बर सही है कि वो 15 तारीख को वापस आ रहे हैं तो फिर हम ये सवाल भी कर सकते हैं कि इस मौके पर
पाकिस्तान भर में कौमी तातील, कौमी छुट्टी का दिन अनाउंस किया जाएगा या नहीं, और अगर अनाउंस किया जाता है तो 1 दिन की छुट्टी होगी या 3 दिन की छुट्टी होगी। बहुत बड़ी खुशी का मौका है, तो कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तोपों के गोलों से सलामी दी जाएगी कि या नहीं दी जाएगी, एयरपोर्ट से उन्हें बग्गी में लाया जाएगा या आम मोटरकेड के जिस तरह के जुलूस होते हैं उसमें लाया जाएगा। बहरहाल वो रहेंगे बिलावल हाउस में, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक। तो मलक रियाज के बारे में कुछ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतने बाअसर आदमी है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में ताकत के एतबार से नंबर 1 मलक रियाज हैं। ये कोई 2 साल पहले मैंने कहा था, उस वक्त हाफिज़ आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ नहीं थे, तो मैंने कहा था कि ये मलक रियाज पाकिस्तान में नंबर 1 शख्सियत है, दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ आता है। और आर्मी चीफ कितना भी ताकतवर हो, पाकिस्तान में हमने देखा है कि माफियाज़ के सामने किसी आर्मी चीफ की आज तक नहीं चली। और माफियाज़ क्या है, ये सबसे बड़ा माफिया तो यही है, कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डर माफिया, ये पूरे मुल्क में इनका कंट्रोल है। और फिर इसके बाद स्मगलर माफिया है, दूसरे माफिया ड्रग माफिया है। इन माफियाओं के ख़िलाफ़ आज तक कोई कोशिश पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकी। और जहाँ तक मलक रियाज का ताल्लुक़ है, तो ये तो वो आदमी है कि जिसकी 4 जेबें हैं। एक जेब में जर्नैल है, दूसरी जेब में जज है, तीसरी जेब में अखबार रवीस हैं और चौथी जेब में ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान में यानी कोई भी आदमी आज तक इतना ताकतवर और बाअसर नहीं हुआ जितना कि ये मलक रियाज है। और मलक रियाज के बारे में किस्से पूरी पब्लिक में मशहूर हैं कि उसके पास कोई ख़ास मेहमान जाता है तो वो उससे पूछता है कि हाँ भाई चाय पियोगे कि काफ़ी, वो बताता है कि चाय पीऊँगा या काफ़ी पीऊँगा। तो वो मलक रियाज पूछता है कि ये बताओ कि किसके हाथ की बनी हुई चाय पसंद करोगे, ब्रिगेडियर के हाथ की चाय या मेजर जनरल के हाथ की चाय। यानी उसके पास उसके डिस्पोज़ल पर बेशुमार रिटायर्ड सीनियर फ़ौजी अफसरान मौजूद हैं, भारी मुशाहरों पर वो काम करते हैं। अब इसके बाद मलक रियाज की मर्ज़ी है, पे मास्टर की मर्ज़ी है कि वो किससे कहता है कि चाय बना कर लाओ, किससे कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तो ये काम वो बड़े बड़े ताकतवर लोगों से लेता है। अगर ये मामला वाकई दुरुस्त है तो मैं ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान जिसने 4 रोज़ा जंग में भारत को मैदान जंग में भी शिकस्त दी, अस्करी महाज पर, फ़ौजी महाज पर भी शिकस्त दी, और उसके बाद पूरी दुनिया में सिफारती महाज पर भी भारत को पछाड़ के रख दिया, वो पाकिस्तान मलक रियाज के आगे ढेर हो गया, हार गया, उसके आगे सरेंडर कर गया। ये तो सारी सूरत हाल है जो ख़बरें बता रही हैं। मेरा अपना जो तजुर्बा है, जो तज्ज़िया है और जो कुछ मैंने सुना है, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब सरेंडर करने वाले आदमी नहीं है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उधर की दुनिया इधर हो जाए, वो सरेंडर करने वाले आदमी नहीं हैं। और वो करप्शन को भी बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं हैं। मलक रियाज की वापसी का मतलब ये है कि पाकिस्तान में करप्शन को आईने पाकिस्तान का दर्जा दे दिया गया है। जो जितना ज़्यादा करप्ट होगा, रियासत उसके सामने उसी कदर बिश्ती चली जाएगी। क्या हाफिज़ आसिम मुनीर के होते हुए ऐसा मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि नहीं है। आप भी सोचिए और बताइए कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि हाफिज़ आसिम मुनीर के होते हुए इतनी बड़ी वारदात, पाकिस्तान के आधे रकबे की जितनी कीमत बनती है ज़मीनों की, मलक रियाज उससे ज़्यादा दौलतमंद है और ये दौलत उसने पाकिस्तान को लूट कर कमाई है। हज़ारों लाखों अफराद को इसने ठगा है, हज़ारों घरानों की ज़िंदगी इसने तबाह की है। यानी सदियों से जो लोग किसी गांव में रहते थे उनको सरकारी बुलडोज़रों की मदद से घरों से निकाल दिया गया और उनके घर मिसमार कर दिए गए। वो आज तक लोग बेघर हैं, तबाह हो गए, मारे गए। इन सब का खून मलक रियाज के सर पर है और इसके असरात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जो क्या था, ठिगना ठग, नाम क्या था उसका, ठिगना ठग, वो साकिब निसार, तो उसने मलक रियाज को
गाड़ी समेत सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आने दिया और खड़े होकर पूछा कि क्या मलिक साहब तशरीफ़ ले आए, और सैकड़ों अरब रुपए जुर्माना जो इस पर आयद किया गया वो मलिक रियाज ने आज तक नहीं दिया, सिवाय उस किस्त के जो पहली थी और जो इस बात के एक टोकन थी कि हाँ मैंने जुर्माना कबूल कर लिया, मैं ये लूट मार की रकम का इतने अरब वापस कर दूंगा, नहीं किए और उसके बाद फ़रार हो गया। और हम उसके बाद ख़बरें सुनते रहे कि अब नया सिस्टम आ गया है, अब किसी इस तरह के मगरमच्छ तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, ज़माना कदीम के ट्राइनोसार किस्म का जानवर है ये मलिक रियाज, इसकी माफ़ी की गुंजाइश नहीं है और इससे पैसे वसूल किए जाएंगे। और नैब ने तो जनाब इंटरपोल से रब्ता कर लिया है और इसको इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, घसीट कर अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और लूट मार की सारी रकम इससे वापस ली जाएगी। तो लेकिन यहाँ तो ये हो गया जो सुन रहे हैं, और कहा जाता है कि मोहसिन नकवी वो हस्ती हैं कि जिनकी बात को, जिनकी सिफारिश को टाला नहीं जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली भी शामिल बाजा हैं और जरदारी साहब तो इसके साथी हैं ही, और ये सूरत हाल है। और ये जितनी अफसोसनाक है, ये 16 दिसंबर, दूसरा 16 दिसंबर होगा, ये 15 अगस्त नहीं, 15 जुलाई नहीं होगा, ये दूसरा 16 दिसंबर होगा अगर मलिक रियाज को इसी तरह वापस लाया जाता है या वो फातिहाना तौर पर पाकिस्तान में आता है, तो ये उसी तरह की सूरत हाल होगी। नाज़रीन, 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया, गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया, और मैं 3 दिन तक इंतज़ार करता रहा कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई इसकी वजाहत आ जाए या ख़ुद बिलावल की तरफ से इसकी वजाहत आ जाए कि मेरा सियाक़ो सबाक़ ये था, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। इंटरव्यू बड़ा ख़तरनाक था और उसमें बिलावल ने कहा कि अगर भारत दहशत गर्दी के मुजरिमों के ख़िलाफ़ होने वाली तहक़ीक़ात में ताउन करे तो हम हाफ़िज़ सईद को भारत के हवाले कर सकते हैं, फिर हाफ़िज़ सईद की भारत हवालगी में कोई रुकावट नहीं रहेगी। यानी ये खुला ऐलान था कि हम हाफ़िज़ सईद को भारत के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ये गोया एक बहुत बड़ा दूसरा सरेंडर था जो भारत को 4 रोज़ा जंग में पहुंचने वाले नुकसान के इजाले के तौर पर बिलावल ने ज़ाहिर किया। इस पर हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के किसी वज़ीर की तरफ से, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई, जिसका मतलब ये है कि ये पेशकश रियासत पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड करती है और हाफ़िज़ सईद को भारत के हवाले किया जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये एक उसूली बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत तावन नहीं करेगा, लिहाजा ये पेशकश जो है ये हवा में रह जाएगी और ये बिलावल का ये इंटेंशन नहीं हो सकता जो इस इंटरव्यू में नज़र आता। बहरहाल इस इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप और इस पर हाफ़िज़ सईद साहब के साहबजादे का रद्द अमल भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहरहाल मामलात उस तरफ जा रहे हैं जो 4 रोज़ा जंग के बाद से बनने वाली फ़ज़ा से क़तई तौर पर मुख्तलिफ हैं, और मेरा ख़्याल ये है कि अगर हाफ़िज़ सईद को भारत के हवाले किया जाता है तो जो रद्द अमल आएगा वो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर सकेगा। और ये बात याद रखिए कि हाफ़िज़ सईद हों या मसूद अज़हर हों या कोई हो और हो, इन्होंने आज खुद बंदूक नहीं उठाई थी, इन्होंने कोई ज़ाती फ़ैसला करके निजी मिलिशिया नहीं बनाई थी, ये किसी की फरमाइश थी, किसी का प्रोजेक्ट था, ज़ियाउल हक़ का था, असलम बेग का था, या उसके बाद आने वाले का था, या तीनों का था, उस पर हमें बात नहीं करनी। लेकिन इनको तरग़ीब दी गई, इनको सेड्यूस किया गया, और फिर जब वो तैयार हो गए तो फिर एक पूरा नेटवर्क बना पूरे पाकिस्तान में। वो गलत बना या सही बना, इस पर आप बात कर सकते हैं, इस पर हर किस्म की राय मौजूद है, इसके हक़ में की जाने वाले दलाइल भी मौजूद हैं और इसके ख़िलाफ़ दिए जाने वाले दलाइल में भी वज़न है। लेकिन मैं उस बहस की तरफ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फ़ैसला इन लोगों का अपना नहीं था, इन्हें किसी ने
आमादा किया था, परसू किया था, कन्विंस किया था, और फिर एक पूरा प्रोजेक्ट था, इनको दिखाया गया था कि आपने ये करना है, जिसके बाद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अब इन लोगों को भारत के हवाले करना, क्या रियासती असूलों पर इससे हरफ नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कि जिहाद कश्मीर को दहशत गर्दी डिक्लेयर करके पाकिस्तान अपना ज़िम्मा, अपना कर्ज़ पहले ही उतार चुका है, अब मज़ीद कर्ज़ उतारने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। The fact is, generation after generation, India and Pakistan have been trapped in conflict, historically over Kashmir, more recently over terrorism. The cases that we're having difficulty in prosecuting these individuals are the ones that are of interest to India, and there's a reason for that. It's because India is refusing to comply with certain basic elements that require those convictions to take place. If India is willing to be cooperative in that process, I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें, चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहूर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी